Hello, my dear student. Welcome to Unacademy classes and YouTube classes A2R classes में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आप लोग क्लासरूम में जुड़ जाएंगे और इसके बाद मेरा ये बेहतर सा रिकॉर्डेड जो आप लोगों के लिए बहुत सारा बेनिफिशियल रहने वाला है IIT मेंस के लिए वो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशन मोशन का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस आप वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो बेटा अश्विनी श्रीवास्तव A2R क्लासेस को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको यहाँ से वीडियोस मिल सकते हैं तो आप यहाँ पर हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी पर अश्विनी श्रीवास्तव को फॉलो कर लेंगे तो IIT जेई फिजिक्स का फुल कोर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन एक वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो मेरा नाम है इंजीनियर अश्विनी श्रीवास्तव जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। ये क्या चीज होती है, किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये शॉर्ट वीडियो है, नॉट अ फुल सिलेबस। रोटेशनल रोटेशनल मोशन। तो अगर ये पूरे वीडियोस आपको देखने हैं ना तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो मैं कोशिश करूंगी कि टॉपिक्स के पूरा फुल सिलेबस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा सकूं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में। नंबर वन थिंग वी विल डिस्कस सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास को मैं शॉर्ट फॉर्म में COM लिख रही हूँ, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट पार्टिकल। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल की अगर बात करें तो आपके पास इसको हम RCM से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं अगर डिस्क्रीट पार्टिकल का मास M1 है, उसका सेंटर से डिस्टेंस लेट यू सपोज कि आपने क्या करा, हम ऐसे कह सकते हैं एक पॉइंट है, ठीक है, जिसका एंटायर मास जो है सिस्टम का, हम इसको इमेजिन कर रहे हैं कि कंसंट्रेट हो रहा है एक पॉइंट पर। यानी कोई एक सिस्टम है आपके पास में, ठीक है, इसका सारा के सारा मास कहीं इस जगह क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मास पॉइंट मास M है, ठीक है, जिससे डिस्टेंस क्या है इसकी R1 है। या मास M2 है उस पॉइंट का, इसकी डिस्टेंस R2 है। ठीक है, M3 मास यहाँ पर है, इससे डिस्टेंस आपकी क्या है, ये R3 है। ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल से बना हुआ आपका एक मास है, जिसका पूरा की पूरा सेंटर ऑफ मास के कहीं सेंटर पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। और ये साथ ही साथ हम ये कंसीडर भी करें कि ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन दे रहा है। केवल ओनली केवल ट्रांसलेशन मोशन क्या कर रहा है, ये आपका प्रोवाइड कर रहा है। उस केस में ट्रांसलेशन का हो गया। अब जब ट्रांसलेशन की बात है, पोजीशन वेक्टर्स हमने क्या कहा, R1 R2 R3 ऐसे इंफिनाइट Rn तक क्या है, पोजीशन वेक्टर है और मास है। तो इस केस में इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा RCM की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो बेटा आप यहाँ पे साफ साफ इसको ये लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, दैट इज M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस MN डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे दैट इज M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट प्लस MN मास, यानी कि सभी मास को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आज का पोजीशन वेक्टर जो आपका दे रखा है, जहां पर आप ये कह सकते हैं R क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर है, और M क्या है, M क्या है आपका मास ऑफ पार्टिकल। M क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से इतना इस जनरल फॉर्मूला। कई कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो सम करके साइन लगाएंगे, एन लिखेंगे, कैपिटल N इज इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हैं MN RN डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, टोटल बाय क्या कर दोगे, सिग्मा एन, एन इज इक्वल टू कैपिटल 1 एन, कैपिटल N इज 1, और यहाँ पे क्या जाएगा, टोटल मास MN हो जाएगा। टोटल मास को क्या लिख सकते हैं आप लोग, कैपिटल M भी लिख सकते हैं। तो इसको आप समेशन एन, कैपिटल N इज इक्वल टू 1 लिखे रहने देंगे, दैट इज MN RN डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल M। तो इस टर्म में आप लिख सकते हैं, जहां पर आप ये जान चुके हैं कि M क्या है, दैट इज अ टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया है कि जो आपका टोटल मास है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कैपिटल M इज योर टोटल मास हो गया। इज इट क्लियर, कोई दुख दर्द परेशानी रोना धोना कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम सिस्टम को कंसीडर करते हैं कि उसके दो ही पार्टिकल है, अगर हमने ऐसा सिस्टम कंसीडर कर लिया है, सिस्टम सिस्टम हैव ओनली टू पार्टिकल, ठीक है, ओनली टू पार्टिकल।
आपके सिस्टम के पास में क्या है, अगर दो ही पार्टिकल है उस केस में क्या करना है? जस्ट 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट, वेट। एक्चुअली थोड़ा सा डोर ओपन रह गए थे तो वहां से थोड़ी सी वॉइसेस आती हैं, तो मैंने कहा कि बंद कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रिंट ऑफ साइलेंट ही आप लोग को वीडियो कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर दो ही पार्टिकल हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल देंगे? दैट इज आर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपके दोनों मास क्या है, सेम है, तो आप कह सकते हैं इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग देखेंगे दैट इज r1 प्लस r2 बाय 2, क्योंकि मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आप इस वैल्यूज को इस तरीके से निकाल सकते हैं और पुट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई दुख दर्द नहीं। कैसी भी प्रॉब्लम्स हो आप कहीं भी उसको ओरिजिन मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस को कवर करते जाएंगे और वैल्यूज को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? कर लेंगे सभी बच्चे। अब सेंटर ऑफ मास बॉडी की बात करते हैं, जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मास है, तो इसको हमने पॉइंट नंबर 1 दिया था, दैट इज वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 2 विद सेंटर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी हैविंग अ बॉडी हैविंग continuous distribution of mass, continuous distribution of, ठीक है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जैसे डिस्क्रीट था, छोटा छोटा मास था, यहाँ पूरा मास फैला होगा, और जब पूरा मास फैला हुआ है आपका, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x इंटू डी एम करोगे, अपॉन क्या कर दोगे आप, dm का इंटीग्रेशन। ऐसे ही आप क्या करेंगे, y के अबाउट कितना मास आपका बिखरा हुआ होगा, फैला हुआ होगा, तो y के अकाउंटिंग मास अपॉन क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा। दिस वन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्या होता है कि जैसे आपके पास एक रॉड है, उसके सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उस केस में क्या होगा, तो कुछ केसेस मैं आपको लिखा दे रही हूँ। हैशटैग, अगर आपके पास में क्या है, लेट यू सपोज कि आपके पास यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, लेट यू सपोज कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म रॉड है, जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है यूनिफॉर्म मास, और एल क्या है, यहाँ पर आपको लेंथ दे रखी है, तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें अबाउट एक्सीएम, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीएम की अबाउट बात करें, ऐसा आपका रॉड है, दिस वन इज योर रॉड, जिसका मास मैंने कह दिया एम है, और दैट वन इज योर लेंथ दे रखी है आपको। तो इस केस में आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, L/2 पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, उस केस में क्या होगा, तो कभी कभी पूछ लेता है, ये तो यूनिफॉर्म रॉड है, अगर आपका ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, जिसका मास m है, ठीक है, और लेंथ कैपिटल L है, उस केस में क्या करेंगे आप, तो बच्चों उस केस में हम जो भी इसमें से निकालेंगे, x सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली, x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा लेंथ, दैट इज 2a प्लस 2bl अपॉन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज 3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस bl। अब आप बोलेंगे मैडम ये a और b आपके क्या है, तो यहाँ पर जो आपकी लेंथ वेरी कर रही है, उसको मैंने यहाँ पर ये जो वेरिएशन ऑफ लेंथ हो रहा है ना, जो आपकी लेंथ है, ये जो आपकी लेंथ है, यूनिफॉर्म नहीं, तो लेंथ जो हमारी वेरी कर रही है इन द टर्म ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, आपने कह रखा है a प्लस बी एक्स, ठीक है, इस टर्म में मैंने इसको वेरी कराया, तो ए और बी दो कांस्टेंट है अबाउट ओरिजिन, तो उसके लिए आप इक्वेशंस को इसको इस फॉर्मेट में रख के निकाल सकते हैं, तो ये दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं कि आपकी जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके के फाइंड आउट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई। अब अगर हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है सिस्टम का, जब आपको उसमें से कुछ पार्ट रिमूव करा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, ऑफ अ सिस्टम व्हेन अ पार्ट, व्हेन अ पार्ट when a part of its mass removed, when a part of its mass removed,
ठीक है। सेंटर ऑफ मास सिस्टम को बताना है जब उसमें से कुछ पार्ट को निकाल के रिमूव करा दिया जाए उस केस में। लेट्स सपोज कोई बॉडी है, यदि आपकी इनिशियल जिसका मास m था, इसमें से एक बॉडी है जिसका मास निकाल दिया, इसमें से इतना मास निकाल के बाहर फेंक दिया जा रहा है। इस m को क्या करें, इसमें से आपने रिमूव करा दिया। ये कैसा मास है आपका, रिमूव मास, इसको हम कह दे रहे हैं। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस कहेंगे, कैपिटल एम का मास इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू एक्स डैश अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे एम माइनस एम हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं वी सेंटर ऑफ मास के अबाउट कहूंगी तो ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये हो जाएगा कैपिटल एम वाई माइनस स्मॉल एम इंटू वाई डैश अपॉन हो जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। इस तरीके से आप इनका मासेस निकाल सकते हैं अगर कोई पार्ट को रिमूव कराया जा रहा है। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगेन फॉर्मूला नंबर 4 आप देखेंगे यहाँ पर कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें, किसके बारे में बात करें, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करते हैं ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम पार्टिकल, ऑफ अ सिस्टम पार्टिकल। ठीक है। तो इसके बारे में जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे तो बेटा बच्चा लोग आप देख ले, अगर हम कहते हैं कि r1 r2 r3 एंड rn जो है पोजीशन वेक्टर है मासेस m1 m2 एंड mn के रिस्पेक्टिवली, जो पोजीशन वेक्टर है ना सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम पार्टिकल के, उसके लिए अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। rcm की अगर हम बात करते हैं दैट वन r1 m1 प्लस m2 r2 प्लस आपकी कितने n पार्टिकल जितने भी हैं प्लस mn rn डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, यहाँ से आप देखेंगे दैट इज m1 प्लस m2 डॉट 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 प्लस mn। ठीक है। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो आप क्या देखेंगे जो इसमें ये पोजीशन वेक्टर है इसको आप क्या चेंज कर देंगे, डी, आप सीधा लिख सकते हैं डी आर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपॉन डी टी। ठीक है। जब आप इसको निकालेंगे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों आप क्या देखेंगे, इसमें देखिए मास तो ये रहेगा m1, इसको क्या लिख लेंगे डी आर वन अपॉन डी टी प्लस m2 डी आर टू अपॉन डी टी प्लस सो ऑन। ठीक है। यहाँ पे कितने प्लस एम एन और ये हो जाएगा आपका डी आर एन अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है। जब आप इसको जैसे ही यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं चीजों को, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मासेस, मासेस तो सेम रहने वाले, इनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो नाउ दिस वन इज m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन प्लस mn हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी। अगर मुझे एक्सेलरेशन की बात करनी, नाउ वी कैन राइट डी वी सी एम अपॉन क्या कर देंगे डी टी कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन उसका भी आप लिख सकते हैं, दैट्स द पॉइंट ऑन यू। ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे एम वन डी वन अपॉन डी टी हो जाएगा प्लस एम टू डी वी टू अपॉन दैट इज डी टी हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं प्लस एम एन डी वी एन अपॉन डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, दिस इज द टोटल मास इज एम वन प्लस एम टू प्लस डॉट 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 प्लस आपका एम एन तक हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं एम ए। वेलोसिटी क्या हो जाता है, ये तो आपको पता है, ये सब क्या बन जाएंगे आपके एक्सेलरेशन बन जाएंगे। सेकेंड, ये तो आप जानते हैं ये सब क्या बन रहा है, ये एक्सेलरेशन ए वन दैट इज ए टू, ये हो जाएगा आपका ए एन, ऐसे ही क्या बन जाएंगे आपके एक्सेलरेशन। तो मैं इसको फॉर्मूले को और भी फॉर्मेट्स में अच्छे में लिखना चाहूँ तो यहाँ से ए सेंटर ऑफ मास के बाद एक्सेलरेशन की बात करें, नाउ वी कैन राइट एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस डॉट 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 आप कह सकते हैं एम एन और ए एन। ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से आपका एम वन एम टू प्लस एम एन, एम वन प्लस एम टू कितना आप देख रहे हैं प्लस एम एन तक हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं, ये टोटल मास लिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक रिमार्क है, इसे आप रिमार्क ही कह लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि अगर आप चीजें समझ रहे हैं ना तो आप खुद बोलेंगे यस ऑफ कोर्स दिस वन इज इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर मैं कहूँ कि आपका समीशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं देन
एक्सेलरेशन की बात करते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0, तब इस केस में हम कहेंगे दैट इज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बॉडी की सेंटर ऑफ मास के अबाउट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स 0, आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन सेंटर मास की 0, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट, ये क्या करेगी वर्क करेगी। तो इस केस में भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ क्या करा दिए हैं, ये राइट डाउन्स करा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा मोमेंटम के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये मोमेंटम क्या है। कितने पॉइंट हो गए हमारे 4। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट। देखिए यहाँ पे अगर हम 5 नंबर पॉइंट की बात करें मोमेंटम कंजर्व एंड सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम मोमेंटम कंजर्व कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। देखो हर एक चीज को समझ लीजिए। देखिए समीशन ऑफ अभी हमने देखा एफ एक्सटर्नल, आप कहेंगे यस, इसकी वैल्यू क्या थी एम इंटू क्या था, अगर यहाँ से देखो एम इंटू क्या है यहाँ पर एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास है, आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, ए को तो आप कहेंगे डी वी सेंटर ऑफ मास अबाउट टी लिख सकते हैं, डेफिनेटली यू आर राइट। इसको और भी क्या लिख सकते हैं दैट इज डी अपॉन डी टी, इसको लिख लेंगे मास इंटू वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास। और आप सब भी जानते हैं ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका मोमेंटम। तो यहाँ से हमने देखा कि समीशन ऑफ एफ एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाता है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम यानी कि डीपी अपॉन डी हो जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप आगे चल के यूज करेंगे। अगर मैं एक इसमें भी आपको एक रिमार्क यहाँ पर लिखा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिमार्क लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर एक रिमार्क देखें तो हमारा रिमार्क क्या है, रिमार्क में ये कहता है कि समीशन ऑफ एफ एक्सटर्नल क्या हो जाता है आपका 0 है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका 0। इट मीन्स मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। दिस वन इज अ वेरी फैंटास्टिक रिलेशन बिटवीन। ठीक है, तो इस केस में आप ले सकते हैं कि P इज इक्वल टू आप लगा सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Pn तक का रिलेशन यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर क्वेश्चंस एज पर योर नीड। जहां भी आपकी रिक्वायरमेंट हो भर भर के इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं वैल्यूज। नंबर 6 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद मोमेंटम के बाद, दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क तो सभी को पता है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है आर क्रॉस एफ होती है। यस, आर क्रॉस एफ होती है, एग्जैक्टली आई एम राइट जहां तक आपको पता है। और क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल एक वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, तो इसको क्या लिख लेंगे आप लोग आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसको लिखना चाहें तो यहाँ से अगर आप देखो आर एफ को एफ आप बाहर रखिए, यहाँ पर आप इसको आर साइन थीटा लिख देंगे। जहां पर आप देखेंगे एफ क्या है, आर क्या है परपेंडिकुलर किसके एफ के दे रखा है टाउ, तो ये आपका क्या आता है टॉर्क आ जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको याद भी रख सकते हैं, दैट इज जनरल रिलेशन। यूनिट की बात तो आपको पता ही है क्या होती है। यहाँ पे वर्क डन बाय द टॉर्क अगर हम पूछ लें आपसे, वर्क डन बाय द टॉर्क क्या होता है, वर्क डन बाय द अगर टॉर्क की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं फोर्स विच इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस इनटू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपका क्या थीटा, क्यों, क्योंकि ये एंगल का रोटेटिंग एंगल है बॉडी का एट एंगल थीटा की, आपकी बॉडी थीटा एंगल पे क्या कर गई है रोटेट कर गई, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां से हमने इसको निकाल दिया। और ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, आपकी जो बॉडी है ये क्या कर रही है, इसको क्या कर रहे हैं हम पकड़ के ट्विस्ट कर दे रहे हैं, बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं, तो अबाउट क्या करेगी एंगल के साथ में थीटा एंगल, ये क्या कर रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्क डन आ जाएगा कभी अगर आपको निकालना पड़े। पावर क्या होती है, पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पावर इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको क्या लिखेंगे टाउ इंटू क्या लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं टाउ इंटू ओमेगा, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, क्या हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अभी आगे चल के मैं ये भी आपको बता दूंगी सारी चीजें क्या क्या होती है रोटेशन में। देखो लेट सपोज अगर थीटा क्या है हमारा, इसे कहते हैं बेटा हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। एक्स क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर में, दोनों में डिफरेंस देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट में। ये कौन सा है आपका, रोटेशनल मोशन की अगर हम लोग बात करेंगे उस केस में हम कह सकते हैं यहाँ पर, ये आपने लीनियर में पढ़ा होगा, दैट इज लीनियर मोशन में। ठीक है, इसलिए मैं कंपेरेटिव, यहाँ पे वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे v क्या होती है आपकी, लीनियर वेलोसिटी होती है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेशन के फॉर्म में अगर हम देखें तो ओमेगा को लिख सकते हैं दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, और यहाँ वेलोसिटी को लिख सकते हैं दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, फिर आता है इसके बाद में एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं हम लोग बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है आपका एक्सेलरेशन आता है, जिसे हम किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, या आप इसको और लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट वी कैन राइट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसा आपको क्वेश्चंस में दे रखा उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। अब आप देख लो यहाँ पे इनिशियली अगर मैं क्या कर दूं कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट है, तो ये जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, पहले इक्वेशन। फिर आती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू टी बन जाएगी। यहाँ पर एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन बन जाती है आपकी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे वन प्लेस पे क्या कर दिया है, राइट डाउन करा दिए हैं रोटेशन, और इसके लिए आप एक टेबल को इसको ड्रॉ कर लीजिएगा और साथ में लिख के रख लीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आगे चल के आपके भर भर के काम आएंगे, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तब भी काम आएंगे। ठीक है, और आप जब रोटेशन पढ़ेंगे तब भी, अभी पढ़ ही रहे हैं, पढ़ेंगे क्या, ठीक है, तो तब भी ये आपके काम आएंगे। दोनों का अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ते हैं तो याद रखने में भी क्या होती है, कंफर्टेबिलिटी आ जाती है चीजों के लिए, दैट्स ऑल। ठीक है, ये हमारे को 6.7 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्या डिस्कस कर लेंगे, आज 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे, 7 पॉइंट है हमारा एंगुलर मोमेंटम। जैसे अभी तक हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा था m इंटू वी, ऐसे आपका होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका पोजीशन वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसका, आपका लीनियर मोमेंटम का, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर क्रॉस पी हो जाता है। ठीक है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, और भी शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको आर को लिख देंगे आर पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आर इज द परपेंडिकुलर ऑफ मोमेंटम, याद रखने की ट्रिक है, इससे आपको आगे चल के हेल्प मिलेगी चीजें समझने में, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर मैं रिलेशन की बात करूं, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच रिलेशन क्या है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू अभी पढ़ा हमने, दैट इज dp अपॉन क्या होता है, dt होता है। टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, ये होता है dl अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशंस भी क्या होते हैं, आईआईटी जे मेंस में आप देखना, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जे मेंस में क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा इन पर। नंबर 9 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, एंगुलर इम्पल्स की, जैसे हम लोग इम्पल्स की आई की बात करते हैं, ऐसे ही वहां पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एंगुलर इम्पल्स। ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ इंटू डी टी, वहां भी यही था। ठीक है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है, डीपी अपॉन डी टी, तो यहाँ से आप डीपी अपॉन क्या लिख देंगे, डी टी इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये किसके, चेंज ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम के बराबर हो जाता है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर आ जाता है कौन, एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स। तो कभी अगर एंगुलर इम्पल्स निकाले और डेटा आपको ये दे रखा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इसको निकाल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी यही तक करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और फिर उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, और फिर बचे हुए सारे फॉर्मूलेस रिवाइज कर देंगे बचे हुए। ठीक है, तो चलिए फिर आप पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया, so please subscribe my channel for
बेस्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। कोई सजेशन है तो सजेशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। और टेलीग्राम पे अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इट्स माय टेलीग्राम ग्रुप, अश्विनी मेरा ही नाम, ESIWINI2811। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्पेशली फॉर IIT JEE मेंस एस्पिरेंट के लिए। ओके, डन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय।